हे सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पावर ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीएलटी। आपको इससे पहली वीडियोस देख लेनी चाहिए, अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट बना रखी है। अभी तक इससे पहली वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ द ट्रिब्यूनल मे बी एक्सरसाइज्ड बाय बेंचेस constituted by the president of the tribunal, out of which one shall be a judicial member, एक उसमें judicial member होना चाहिए, and other shall be a technical member. Then the tribunal may be, after giving an opportunity of being heard to the parties to proceedings before, it passes such orders thereon as it thinks fit. अगर उसको फिट लगता है तो वो ऐसे ऑर्डर पास करती है। Then the tribunal shall have powers to review its own orders. उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो अपने ऑर्डर्स को रिव्यू कर सके। देन द फोर्थ पॉइंट इज एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल मे प्रेफर एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर किसी पर्सन के पास ऑर्डर है, उसे कोई डिसीजन मिला है ट्रिब्यूनल से, वो प्रेफर करेगी अपील करे अपीलेट ट्रिब्यूनल को। जैसे एनसीएलटी से मिला तो एनसीएलटी को अपील कर सकती है। The tribunal and the appellate tribunal shall not be bounded by the procedure laid down in the Code of Civil Procedures 1908। मतलब उसी एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बाउंड नहीं होना चाहिए appellate tribunal and tribunal, but shall be guided by the principle of natural justice, subject to other provision of this act and of any rules made by the central government. Tribunal, appellate tribunal shall have power to regulate their own procedures। उन्हें अपने प्रोसीजर रेगुलेट करने की पावर होनी चाहिए। कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, द ट्रिब्यूनल एंड द एपलेट ट्रिब्यूनल शॉल हैव द सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स। उनके पास सेम पावर है, होनी चाहिए, सेम पावर एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वाइल ट्राइंग टू सूट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग्स। जब वो इन सब चीज़ों के बारे में सूट कर रहे हैं कोई केस। Summoning and enforcing the attendance of any person and examining on him on oath। oath का मतलब आपको पता है प्लेज वगैरह लीगल प्रोसीजर के लिए। The requiring the discovery of the production of documents, require the discovery and production of the documents का मतलब कि किसी को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसका प्रोडक्शन और उसके बारे में डिस्कवरी करना। Receiving the evidence of on affidavit। D point, subject to the provision of the Indian Evidence Act 1872, requisitioning any public record or document or copy such record or document from any office, issuing commission for the examination of a witness or document, reviewing its decision, dismissing a representation for default or deciding it as ex parte। Come to the seventh point। ये सब पॉइंट से एक बार ध्यान से पढ़ लेना। ओनली दिस इज फॉर द रट्टाफिकेशन, नॉट ऑल इम्पोर्टेंट। एनी ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल मे बी एनफोर्स्ड बाय द ट्रिब्यूनल इन द सेम मैनर। वो सेम मैनर भी में भी फोर्स किए जा सकते हैं, एनफोर्स एज इट इज इफ इट वर अ डेक्री मेड बाय अ कोर्ट इन सूट पेंडिंग देयर। ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और द एपलेट ट्रिब्यूनल शॉल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, मतलब होता नहीं लेकिन डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द इंडियन पीनल कोड। नाइन्थ पॉइंट इज नो सिविल कोर्ट शॉल हैव जुरिडिक्शन, कोई जुरिडिक्शन नहीं होना चाहिए टू एंटरटेन एनी सूट ऑन प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर ऑन विच द ट्रिब्यूनल और एपलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन बाय और अंडर दिस एक्ट, एंड नो इंजंक्शन shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken in pursuance of the power conferred by under this act। 10th point, any person aggrieved by any decision, कोई decision से agree कर रहा है और the order of the appellate tribunal then may file an appeal to the Supreme Court within 60 days from the date of communication। जब उसकी बातचीत हुई, एग्री किया हो, तो उसके 60 डेज के नेक्स्ट टू द 60 डेज ही कैन सूट द फाइल इन सुप्रीम कोर्ट एंड अपील फॉर हिम ऑफ द कोर्ट डिसीजन order of the appellate tribunal to him on any question of law arising out of such decision or order। क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है उसके मन में फॉर रिगार्डिंग सच डिसीजन और ऑर्डर। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा हो तो यू कैन पुट इट ऑन 1.5x और 2x और 1.75x।
from the settings. The NCLT has power under the Companies Act to adjudicate proceedings. एक बार पढ़ लेना. This is also for rectification. बस यहाँ से एक टर्म काम आएगा. कहाँ गया? कंपनी लॉ बोर्ड CLB लिखा हुआ होगा आगे. पावर वेस्टेड इन NCLT. जो पावर होती है NCLT में, क्लास एक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस stakeholders, especially non-promoter stakeholders and depositors, always been the concern of company law. There were several frauds and impropriety that were noticed where the key loser and the shareholders and depositors. Then the Companies Act 2013 has provided a very good combination of remedies where the offender will be punished and the people who are involved will be liable even for the civil action. तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हैज़ प्रोवाइड ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन दिया है फॉर द रेमेडीज वेयर ऑफरर विल बी पनिश्ड, जो ऑफरर होगा वो पनिश्ड होगा, एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व, जो भी पीपल उसमें मिले होंगे वो लाइबल होंगे फॉर द सिविल एक्शन वेयर इन दे हैव टू कंपनसेट द शेयर होल्डर कुछ कंपनसेशन देना होगा, एंड डिपॉजिटर्स फॉर द लॉसेज कॉज्ड टू दैम ऑन अकाउंट ऑफ द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस और इम्प्रॉपरिटी. सेक्शन 245 क्या कहता है? हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ इन द न्यू कंपनी लॉ टू प्रोवाइड रिलीफ टू द इन्वेस्टर्स अगेंस्ट अ लार्ज सेट ऑफ रॉन्गफुल एक्शन. ज़्यादा जो गलत काम हो रहे थे उनके अगेंस्ट में कमिटेड बाय द कंपनी मैनेजमेंट टू अदर कंसल्टेंट एंड एडवाइजर्स हु आर एसोसिएटेड विद द कंपनी. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, deregistration of company. Time of registration can now be questioned at any time. रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रोसीजर में जो एरर आए वो कभी भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं. द ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड टू टेक सेवरल स्टेप. जो NCLT है वो ऐसे स्टेप्स लेगी इंक्लूडिंग कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डिसॉल्विंग द कंपनी. द ट्रिब्यूनल कैन इवन डिक्लेयर द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड. अब उस ट्रिब्यूनल के पास इतनी पावर है कि वो लाइबिलिटी मेंबर्स की अनलिमिटेड बता सकती है. सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 प्रोवाइड दिस न्यू वे ऑफ डी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज व्हेन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज इज ऑब्टेन्ड इन इलीगल और रॉन्गफुल मैनर. डी रजिस्ट्रेशन इज अ रेमेडी दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वाइंडिंग अप और स्ट्राइकिंग ऑफ. तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना इसको. ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट. ऑपरेशन का मतलब क्या है कि कोई लीगल अथॉरिटी में कोई काम हो रहा है बट इन अ क्रूअल वे, कोई लीगल वर्क क्रूअलिटी के बेस पर हो रहा है. द रेमेडी ऑफ ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, देख लो वही बात है, इज रिटेन्ड इन 2013 एक्ट. द नेचर ऑफ दिस रेमेडी हैज़ हाउएवर चेंज टू सर्टेन एक्सटेंट. अब नेचर चेंज हुआ इस रेमेडी का कुछ एक्सटेंट तक, एंड इट नीड्स टू बी सीन इन लाइट ऑफ द चेंज made to the Companies Act in 2013. The Act of 2013 has reset the bar for operation. अब सारी चीज़ें चेंज कर दी इसने ऑपरेशन की टू ए लिटिल लोअर लेवल, एंड हैज़ द सेट ऑफ बार ऑफ मिसमैनेजमेंट आ लिटिल हायर लेवल बाय अप्लाइंग द टेस्ट वाइंडिंग अप ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स. अब सभी को एक इक्वली ग्राउंड मतलब एक ही लेवल पे नापना शुरू कर दिया. इवन टू mismanagement matters, the act permits dilution of the eligibility criteria with the permission of the tribunal where a member below the eligibility criteria can apply in deserving cases. Come to the fourth point, refusal to transfer shares. ट्रांसफ़र शेयर करने को रिफ्यूज़ कर देना. द पावर टू हियर ग्रीवेंसेस ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द कंपनीज to transfer securities and rectification of registered members under section 58 and 59 of the new act were already notified and were being taken up by CLB. CLB का मतलब बताया था कंपनी लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पावर है, द पावर ऑफ हियरिंग ग्रीवेंसेस मतलब जो शिकायतें हैं उनको सुनने की पावर, रिफ्यूज़ करना होगा कंपनी का ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़ एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड मेंबर अंडर सेक्शन 58 एंड 59 याद रख लेना है. These sections give express recognition to contracts and or arrangements for transfer of securities entered into between two or more persons with respect of share or public company, thus clears any doubts about the enforceability of these contracts. Come to the fifth point, deposits. Chapter 5, यहाँ Chapter 5 है dealing with deposits was notified in the phase in
2014 and the powers to deal with the case under it was assigned in CLB मतलब company law board. Now the said powers will be vested in NCLT. The law on deposit is quite distinct under Companies Act 2013 as compared to Companies Act 1956 से थोड़ा अलग है जो लॉ है उसका। बस इसमें ये पढ़ लेना एक बारी। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अकाउंट्स को रीओपन करना और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन। सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स वन नोटिस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कुछ इंस्टेंस पे कुछ गलत रिकॉर्ड्स अकाउंट में होना, अकाउंटेंसी गलत होना नोटिस किया गया इन द कंपनीज एक्ट 2013। So section 131 allows a company to revise its financial statement, उसको रिवीजन हो, but does not permit reopening of the account। अब देखो कोई गलती होगी तो उसका रिवीजन करके उसको करेक्ट किया जा सकता है, बट अकाउंट रीओपन नहीं होंगे, इसका परमिशन नहीं रहता सेक्शन 131। द कंपनी कैन इटसेल्फ अप्रोच टू द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 131। कंपनी खुद जा सकती है ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 131 थ्रू इट्स डायरेक्टर फॉर रिवीजन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Tribunal ordered investigation. Chapter 14 provides several powers to the tribunal in connection with investigation. The most important powers that are conferred to the tribunal are ये कुछ powers दी गई हैं। Power to impose restriction on securities. The restriction earlier could be imposed on share, पहले shares पे लग जाता था। Now the tribunal can impose restriction on any security of the company। अब किसी भी security पे impose कर सकती है। पावर टू इन्वेस्टिगेट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, पावर टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, सेम पॉइंट आ गया है। पावर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। द ट्रिब्यूनल इज गिवन द पावर टू फ्रीज एसेट ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के एसेट को फ्रीज कर सकती है, विच कैन नॉट ओनली बी यूज्ड व्हेन द कंपनी इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। वो कि जब यूज़ नहीं हो सकते जब कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बट कैन ऑल्सो भी इनिशिएटेड एट, जहाँ से इनिशिएट हो रहा है वो वहाँ से भी कंपनी के एसेट को फ्रीज कर सकती है। द इंस्टेंस of a wide variety of person in certain situation. Come to the 8th point, conversion of public companies into private company. Public company को private company convert करना। Section 13, 14, 15 and 18 of the Companies Act 2013 read with rules regulating the conversion of public limited company into private limited company. It requires approval from NCLT से approval चाहिए सर्विस को। Approval of tribunal is required for such conversion. A tribunal may at its discretion impose certain conditions subject to which approvals may be granted according to the section 459. Tribunal convenes AGM। अब AGM का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, पुरानी वीडियोज़ में बता रखा है, देख सकते हैं, 2 वीडियोज़ आई हैं इससे पहले फॉर द यूनिट 1 चैप्टर 1 एंड यूनिट 1 चैप्टर 2 पार्ट 1। दिस इज पार्ट 2, पार्ट 3 भी आएगा इसका, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। जनरल मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड टू एसेस द ओपिनियन ऑफ द शेयर होल्डर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जनरल मीटिंग क्या होती है ताकि शेयर होल्डर्स का ओपिनियन ले सकें हम टाइम टू टाइम। द एक्ट मैंडेटली रिक्वायर्स 1 मीटिंग टू बी कॉल्ड, एक मीटिंग तो होनी चाहिए कम से कम फाइनेंशियल ईयर में, विच इज टर्म्ड एज एनुअल जनरल मीटिंग और AGM। एनी अदर जनरल मीटिंग इज टर्म्ड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और AGM। एनी अदर जनरल मीटिंग इज टर्म्ड एज, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है इसमें, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई और ये फिर से कॉपी कर दी, तो इस लाइन को कट कर देना एंड दिस इज ऑल्सो टू बी कट। एनी अदर जनरल मीटिंग इज टर्म्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EOGM। इफ एन AGM और EOGM कैन नॉट बी हेल्ड called or convenes in the manner provided under this act or rules by the board of the members due to certain extraordinary circumstances। मतलब AGM भी नहीं हो पाई और EOGM भी नहीं हो पाई, एक मीटिंग होनी चाहिए लेकिन हो ही नहीं रही, तो कुछ एक्ट और रूल्स की वजह से बोर्ड ऑफ मेंबर्स का ये कहना है ड्यू टू सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, देन द ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 97-98 of 2013 Act to convene general meetings under the Companies Act 2013. So come to the next point, compounding of offence. Provision of compounding under 2013 Act of the Companies were notified before the constitution of NCLT। अब ये जो प्रोविजन है कंपाउंडिंग का ये पहले ही नोटिफाइड कर दिया गया था बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT, ये भी लास्ट वीडियो में पढ़ाया, देख लेना नहीं देखा तो। एंड वर असाइन टू CLB, कंपनी लॉ बोर्ड को असाइन कर दिया गया।
दिस पावर विल नाउ बी वेस्टेड विद NCLT, ये NCLT को वेस्टेड की जाती है पावर। एंड ऑल द कंपाउंडिंग मैटर्स विच आर अबव द प्रेस्क्राइब्ड मॉनिटरी लिमिट, मतलब उसकी मनी लिमिट कुछ ज़्यादा है, विल बी अप्रूव बाय NCLT। चेंज इन फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन 2 subsection 41 also has been already notified on 2014 1st April. The act requires that every company or body corporate, कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट न्यू एग्जिस्टिंग मस्ट हैव ए यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च को उसकी ईयर एंडिंग होनी चाहिए। इट प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन वेयर सर्टेन कंपनीज कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल टू हैव ए डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, उसको अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए एक कैलेंडर ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च और कैलेंडर ईयर 1 Jan 31 दिसंबर। A company or a body corporate can make an application to the tribunal. कंपनी एप्लीकेशन दे सकती है। एज द ट्रिब्यूनल वॉज नॉट नोटिफाइड एट द टाइम व्हेन दिस सेक्शन वॉज नोटिफाइड, द पावर टू अल्टर द फाइनेंशियल ईयर ऑन एप्लीकेशन वॉज ग्रांटेड टू द CLB। तो CLB देगी उसकी फिर ग्रांटिंग अगर फाइनेंशियल ईयर में कोई चेंज चाहिए। द सेम हैज़ बीन नोटिफाइड ऑन द साइट ऑफ द CLB वाइड कॉर्पोरेट डेट 28 जनवरी। सब रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें हैं ये, छड्डा। देन पावर टू फ्रीज एसेट ऑफ द कंपनी, अब पावर जो कंपनी के एसेट वो किसके पास है, कंपनी लॉ बोर्ड के बाद। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू द अमेंडमेंट टू द कंपनीज। अब कॉन्सेप्ट इसका कहाँ से आया, अमेंडमेंट मतलब संशोधन करना। एक्ट 1956 इन द ईयर 1988, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द प्रेजेंट फॉर्म May 31, 1991। अंडर सेक्शन 10E द कंपनीज एक्ट 1956 रिप्लेसिंग द erstwhile company law board which was primarily delegated of central government since Feb 1964। so ये whole timeline वगैरह बहुत दिमाग खराब। The company law board has framed company law board regulation 1991 wherein all the procedures for filling the application petition before the company law board has been prescribed. The central government has also prescribed the fee for making application करने के लिए फी तो चाहिए, फ्री में नहीं होता, पेटिशन फाइल वगैरह करने के बिफोर द कंपनी लॉ बोर्ड बिफोर द सक्सीडेड ओवर द NCLT विल गवर्न ऑल द कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। द बोर्ड हैज़ इट्स रीजनल बेंचेस एट मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, न्यू दिल्ली बिसाइड द प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। प्रिंसिपल बेंच कहाँ है, एट न्यू दिल्ली एंड अनदर प्रिंसिपल ब्रांच फॉर सदर्न स्टेट एट चेन्नई। तो ये टॉपिक 2.9 मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, दिमाग ख़राब हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना, पसंद आया हो तो लाइक कर देना।